जब से तुम्हारी दादी इस दुनिया से गई है मैं बहुत अकेला हो गया हूं बेटी। दादाजी आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूं ना। मैं आपकी हर ज़रूरत पूरी करूंगी। देख लो मेरे अंदर बहुत जोश है, बहुत ताकत है। तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर पाओगी। दादाजी मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन अब भी मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। जल्दी ख़त्म नहीं हो जाना। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, मैं या तुम। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट। हाँ देखते हैं। प्रीति नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र 22 साल थी। वह अपने माता पिता के साथ शहर में रहती थी, लेकिन उसका पैतृक गांव शांतपुर था, जहां अब सिर्फ उसके दादा रामदास अकेले रहते थे। प्रीति की दादी कुछ समय पहले इस दुनिया से विदा हो चुकी थी, जिसके बाद रामदास गांव की हवेली में अकेले रह गए थे। प्रीति बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें रात के तारों की तरह चमकदार और काली थीं, और जब उसके लंबे घने बाल हवा में लहराते तो देखने वालों की नजरें वहीं ठहर जाती। उसका रंग दूध की तरह सफेद और त्वचा बेहद मुलायम थी। प्रीति शहर में कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इन दिनों छुट्टियां बिताने और अपने दादा रामदास की देखभाल करने के लिए शांतपुर आई हुई थी, ताकि गांव की खुली हवा और खेतों की सैर भी कर सके। यह कहानी प्रीति और उसके दादा रामदास की है, जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। तो चलिए शुरू से बताते हैं। यह उन दिनों की बात है जब प्रीति कॉलेज की छुट्टियों में गांव पहुंची। शांतपुर में उनका घर काफी पुराना और पारंपरिक था। लकड़ी के मजबूत खंभे, मिट्टी से लिपी ठंडी दीवारें और छत पर लगी पुरानी खपरेलें जो चांदनी रात में चांदी की तरह चमकती थीं। दादाजी रामदास घर में अकेले थे, लेकिन उनकी शख्सियत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे तन्हा या कमजोर हैं। उनकी उम्र लगभग 60 साल थी, लेकिन वे अभी भी पूरे जोश और ताकत में थे। लंबा कद, कसरती और मजबूत शरीर, चेहरे पर सफ़ेद घनी दाढ़ी और आंखों में एक खास चमक जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वे खुद को फिट रखने के लिए आज भी खेतों में काम करते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि जब रामदास जवान थे तो औरतें उनकी एक झलक देखने के लिए दूर दूर से आती थीं। उनके कई हमउम्र दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन रामदास को देखकर लगता ही नहीं था कि वे बूढ़े हो रहे हैं। उनमें अब भी वही फुर्ती और आकर्षण बाकी था। उनकी सेहत का राज उनकी शुद्ध खुराक थी। सुबह का ताज़ा दूध, घर का बना देसी घी और कभी कभार देसी मुर्गी या बकरे का मांस। जिस दिन गांव पहुंची, रामदास उसे देखते ही खिल उठे। वे आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बड़े जोश से प्रीति को गले लगा लिया। उनका सीना चौड़ा और सख्त था। गले मिलते वक्त उन्होंने प्रीति को सामान्य से थोड़ा ज्यादा जोर से भी और बोले, आ गई मेरी गुड़िया। उनकी आवाज में ऐसी गर्मजोशी थी जो सीधे दिल में उतर गई। प्रीति ने अपना सामान कमरे में रखा और घर को थोड़ा व्यवस्थित किया। इतने में दादा भी बाहर से लौट आए। वे पसीने से तर थे और उनके कुर्ते के ऊपर वाले बटन खुले हुए थे। प्रीति ने उन्हें चाय बनाकर दी तो वे उसे गौर से देखते हुए बोले, प्रीति तुम तो माशाल्लाह अब पूरी जवान हो गई हो, बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी लगती हो। प्रीति शर्माकर हंसी और बोली, दादाजी आप भी ना बस मजाक करते रहते हैं। रामदास गंभीरता से बोले, नहीं बेटी, मैं सच कह रहा हूं। अब तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा और मजबूत सा लड़का ढूंढना। प्रीति ने मन ही मन सोचा, हाँ बिल्कुल, आप जैसे मजबूत, और फिर हंसकर वहां से भाग गई। अगले दिन सुबह सवेरे रामदास ने कहा, बेटी चल, तुझे गांव के पीछे वाला वो पुराना झरना दिखाता हूं। वहां का पानी इतना साफ और शुद्ध है कि पीने से इंसान में ताजगी भर जाती है। वे दोनों घर से निकल पड़े। रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था, जैसे वे किसी जंगल से गुजर रहे हों। दादा आगे आगे चल रहे थे। उनकी पीठ चौड़ी और मजबूत थी, जिससे प्रीति की नजरें हट नहीं रही थीं। अचानक प्रीति का पैर पेड़ की एक उभरी हुई जड़ में फंस गया और वह गिरने लगी। रामदास ने तुरंत पलटकर प्रीति को गिरने से पहले ही थाम लिया। उनका मजबूत हाथ प्रीति की कमर पर था। यह रास्ते थोड़े पुराने और कच्चे हैं। उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन उनकी नजर प्रीति पर एक पल से ज्यादा देर तक ठहरी रही। जब वे झरने पर पहुंचे तो सच में पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। रामदास ने पानी भरा और बोले, ले पी ले प्रीति, ये पानी तेरी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। प्रीति ने पानी पिया तो कुछ बूंदें उसके गले से होती हुई नीचे की तरफ टपक गई। दादाजी की नजर एक पल के लिए वहां ठहरी, फिर वे मुस्कुराए और बोले, चल अब घर चलते हैं। रात को वे छत पर बैठे थे
और आसमान में तारे चमक रहे। रामदास ने एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू की जो एक राजा और रानी के बारे में थी। कहानी सुनाते सुनाते वे बीच में रुककर बोले, वो रानी बिल्कुल तुम्हारी तरह इतनी खूबसूरत थी कि राजा उसकी हर इच्छा पूरी करता था। यह कहते हुए उनकी नजरें प्रीति के चेहरे पर जमी थी और आवाज धीमी हो रही थी। प्रीति ने मासूमियत से पूछा, दादाजी क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी रानी थी? वे बोले, हाँ तेरी दादी थी, लेकिन अब तो तू ही मेरी रानी है प्रीति। ये सुनकर हंस पड़ी, लेकिन उनकी बात और लहजे में कुछ ऐसा था जो प्रीति को खटका। तीसरे दिन दादाजी बोले, चल तुझे वो पुराने खंडहर दिखाता हूं जहां पुराने जमाने के राजा महाराजा रहते थे। जब वे दोनों खंडहर में दाखिल हुए तो वहां काफी अंधेरा था। रामदास ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर राजा और रानी की पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई थी। रामदास बोले, देख यह राजा अपनी रानी को कैसे प्यार से थामे हुए हैं। पुराने जमाने का प्यार ऐसा ही होता था। उनकी उंगली पेंटिंग पर थी। प्रीति के दिल में एक अनजाना सा सवाल उठा। चलते चलते एक कोने में प्रीति का पैर फिसल गया। रामदास ने तुरंत उसे सहारा देकर संभाल लिया। प्रीति ध्यान से, यहां चोट लग सकती है। इस बार उन्होंने प्रीति को जरूरत से ज्यादा देर तक थामे रखा। शाम को जब वे घर लौटे तो दादाजी काफी थके हुए लग रहे थे। प्रीति ने कहा, लाइए मैं आपकी मालिश कर दूं। वे बोले, हाँ बेटी, पीठ बहुत दर्द कर रही है। प्रीति ने तेल लगाकर मालिश शुरू की। उनकी पीठ सख्त और मजबूत थी। वे धीरे से बोले, तेरे हाथ जादुई हैं और बहुत कोमल नरम है। प्रीति मुस्कुरा दी, लेकिन उसे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे शरीर पर चींटियां रेंग रहीं। चौथे दिन रामदास बोले, चल नदी किनारे चलते हैं। वहां रात में चमकने वाले खास फूल खिले हैं। वह दोनों नदी किनारे बैठे थे और पांव पानी में लटकाए हुए थे। पानी के अंदर रामदास का पांव बार बार प्रीति के पांव से टकरा रहा था। वो बोले, तेरे पांव तो गद्दी की तरह छोटे और प्यारे हैं। प्रिया ने हंसकर अपना पांव हटा लिया, लेकिन रामदास का पांव वहीं रहा। फिर वह अचानक गंभीर आवाज में बोले, जिंदगी में कुछ रिश्ते हदें पार कर जाते हैं। प्रीति ने बात का रुख मोड़ते हुए प्यार से कहा, दादाजी आप दादी को बहुत याद करते हैं ना? वो गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोले, हाँ, लेकिन अब शायद मेरी जिंदगी में नई रोशनी आ गई है। प्रीति ने उनका हाथ पकड़कर अचानक उठाया और कहा, चलिए दादाजी अब घर चलते हैं। 5वें दिन रामदास बोले, चल तुझे पुराना मंदिर दिखाकर लाता हूं। वहां लोग अपनी मुरादें मांगने आते हैं। जब वह वहां पहुंचे तो मंदिर सुनसान पड़ा था। रामदास ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। प्रीति ने भी आंखें बंद करके दुआ मांगी। मंदिर से निकलते हुए वह बोले, प्रीति मैंने भगवान से तेरे लिए कुछ मांगा है और अपने लिए भी। प्रीति ने हैरानी से पूछा, क्या मांगा है आपने? वो पूरे राजदारी भरे अंदाज में मुस्कुराए और बोले, वक्त आने पर बताऊंगा। बाहर हवा तेज चल रही थी। उन्होंने अपना हाथ प्रीति के कंधे पर रख दिया। उनके छूने और बात करने के अंदाज में कुछ ऐसा था जो प्रीति को अजीब सा लगा। छठे दिन रामदास ने अपना पुराना रेडियो निकाला और बोले, चल आज पुराने गाने सुनते हैं। रेडियो पर पुराने रोमांटिक गाने बजने लगे। दादाजी भावुक होकर बोले, तेरी दादी के साथ हम ऐसे ही डांस किया करते थे। फिर वो अचानक उठे, प्रीति का हाथ थामा और बोले, चल तू भी ट्राई कर। दोनों डांस करने लगे। रामदास ने अपना हाथ प्रीति की कमर पर रखा तो प्रीति के पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। रेडियो पर गाना चल रहा था, प्यार किया तो डरना क्या। दादा ने बड़े प्यार और मानीखेज लहजे में कहा, प्यार में डरना नहीं चाहिए प्रीति। घबराहट में हल्का सा हंस दी, लेकिन उसके दिमाग में एक कशमकश चल रही थी। 7वें दिन दादाजी बोले, आज तुझे बाग की सैर करवाता हूं। वहां बहुत अजीब और खूबसूरत नज़ारे हैं। बाग में पहुंचकर दादा ने एक पेड़ से फल तोड़ा और अपने हाथों से प्रीति के मुंह के करीब ले जाकर बोले, इसे खाया नहीं जाता, चूसा जाता है। प्रीति फल चूसने लगी। फल बहुत मीठा और रसीला था। खाते वक्त फल का रस प्रीति के गाल पर टपक गया। रामदास ने फौरन अपने हाथ से प्रीति का चेहरा साफ किया और धीमी आवाज में बोले, ध्यान से प्रीति, तेरा चेहरा बहुत मुलायम है, खराब हो जाएगा। प्रीति अब अपने दादा की नीयत अच्छी तरह समझ रही थी, क्योंकि रामदास का हाथ अब भी उसके हाथ पर था और वह पूछ रहे थे। उनकी नजरें प्रीति के चेहरे पर जमी हुई थीं। प्रीति को बहुत अजीब लग रहा था। वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। दिल तो कर रहा था कि अपना हाथ छुड़ा ले, लेकिन जैसे वह किसी अनजाने दबाव में खामोश थी और चोर को खुली छूट दे रही थी।
8वें दिन रामदास कहने लगे, चलो आज तुम्हें शहर के बड़े पार्क की सैर करवाता हूं, वहां बहुत रंग है। दोनों तैयार होकर घर से निकले और बस के जरिए शहर पहुंच गए। प्रीति ने पार्क का टिकट लिया और दादा के साथ अंदर दाखिल हो गई। पार्क के किनारों पर बहुत घने पेड़ थे जो बिल्कुल जंगल की तरह लग रहे थे। प्रीति और रामदास अभी पार्क के आम रास्ते पर ही घूम रहे थे कि उनकी नज़र झाड़ियों की तरफ गई, जहां अक्सर जोड़े बैठे रहते हैं। वहां कुछ जोड़े बहुत अजीब और गरीब हरकतें कर रहे थे। रामदास बोले, प्रीति, क्या सिर्फ इस घास पर ही बैठी रहोगी? यहाँ क्या मज़ा है? चलो इधर पेड़ों और जंगल की तरफ घूम कर आते हैं। प्रीति ने दादा को मना करने की कोशिश की कि इधर जाना मुनासिब नहीं, मगर वह नहीं माने और पार्क के जंगली हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। वो दोनों घूमते हुए काफी अंदर तक आ गए, जहां सुनसान था। तभी उनकी नजर एक बेंच पर पड़ी, जहां एक लड़का और लड़की बैठे थे। वह दोनों ऐसी हालत में थे कि देखकर कोई भी शर्मा जाए, लेकिन रामदास तो उन्हें बड़े गौर से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। प्रीति समझ चुकी थी कि वह दोनों कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं। रामदास प्रीति को लेकर थोड़ा उनके और करीब गए ताकि सब कुछ साफ दिखाई दे। वह लड़का उस लड़की के साथ बेहद करीब था। यह देखकर रामदास ने बड़ी मक्कारी से प्रीति से कहा, तौबा तौबा, शहर के लड़के लड़कियां कितने बेशर्म होते हैं। चलो प्रीति, आगे चलते हैं, यह जगह शरीफों के घूमने लायक नहीं है। दादा का यह मसनूई बनावटी अंदाज देखकर प्रीति को दिल ही दिल में हंसी आने लगी, मगर वह खामोशी से उनके साथ आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाकर रामदास ने फिर कुछ देखा और वह एक पेड़ के पीछे छिप कर देखने की कोशिश करने लगे। वहां दूर पेड़ के नीचे एक अधेड़ उम्र का आदमी किसी औरत को गले लगाकर प्यार कर रहा था। यह देखते हुए दादा ने फिर से प्रिया से कहा, चलो प्रीति, इधर चलते हैं, इधर भी माहौल कुछ अच्छा नहीं है। प्रीति अब अच्छी तरह समझ रही थी कि शायद दादा का असल मकसद मुझे यह सब दिखाना ही है। दादा का मासूम चेहरा और यह हरकतें देखकर प्रीति मुखिया को हंसी आ रही थी। फिर वो उनके साथ खामोशी से चल रही थी कि तभी आगे कुछ और नजारा नजर आया। एक कम उम्र का लड़का और एक बूढ़ी उम्र की औरत वहां मौजूद थे। वो औरत एक पेड़ का सहारा लिए खड़ी थी। रामदास ने ऐसे जाहिर किया जैसे वह कुछ जानते ही ना हो और बड़े भोलेपन से बोले, शहर के लोगों को क्या हो गया है? उम्र का फासला भी नहीं देखते? देखो दोनों कैसे एक दूसरे में मग्न हैं। दोनों लोग यह देखकर रामदास थोड़ी सोच में पड़ गए और फिर प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर आगे की तरफ चलने लगे। चलते चलते वह जंगल के आखिरी किनारे पर आ गए थे। प्रीति अब थक चुकी थी, इसलिए वह दादा के कंधे से टेक लगाकर चल रही थी। रामदास प्रीति के कंधे को सहला रहे थे और कुछ गहरी सोच में डूबे हुए थे। प्रीति बोली, दादाजी, आप कहाँ खो गए? रामदास ने बड़े दुख भरे अंदाज में कहा, मैं सोच रहा हूं कि शहर के लोग कितने बदल गए हैं, बेशर्म हैं, लेकिन फिर भी कितने खुश हैं। इसके बाद रामदास ने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया और रोने लगे। प्रिया को अपने दादा पर रहम आ गया। प्रीति ने तड़प कर पूछा, दादा, आप क्यों रो रहे हैं? रामदास ने बड़ी मक्कारी से कहा, मैं क्यों ना रोऊं? मेरे सामने लोग अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं और मैं यहां वीरान पड़ा हूं। फिर वह मायूसी का ड्रामा करते हुए बोले, अब इस जिंदगी का क्या फायदा, मुझे जीना ही नहीं है। यह कहकर वो भागे और पास ही खड़े एक ऊंचे टावर पर चढ़ गए। यह देखकर प्रीति के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बुरी तरह घबरा गई और चिल्लाकर बोली, दादा, ऐसा मत करें, खुदा के लिए रुक जाइए। प्रीति टावर के नीचे खड़ी रो रही थी और रामदास को आवाजें दे रही थी, दादा प्लीज नीचे आ जाइए। लेकिन रामदास बड़ा चालाक था। वह टावर पर मरने के लिए नहीं चढ़ा था, बल्कि प्रिया को डराने और भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने के लिए चढ़ा था। प्रीति मिन्नतें करती रही, पर वो कहां मानने वाला था। रामदास ने ऊपर से चीख कर कहा, मैं अकेला जिंदगी गुजार रहा हूं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं, कोई मेरी सेवा करने वाला नहीं। तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? तुम्हें मेरी क्या फिक्र है? प्रीति ने रोते हुए कहा, दादा, आप मेरे दादा हैं, हम आपके बिना अधूरे हो जाएंगे, हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। प्लीज दादा, नीचे आ जाइए। मैं वादा करती हूं कि मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपकी हर तरह से सेवा करूंगी। रामदास ने मौका गनीमत जाना और पूछा, तुम मेरा क्या ख्याल रखोगे? क्या तुम मुझे खुश कर दोगे? प्रीति उस वक्त उसे सिर्फ बचाना चाहती थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे कह दिया, हाँ दादा, मैं दादी की तरह आपका ख्याल रखूंगी। रामदास ने फिर दबाव डाला, सोच लो, अगर मकर गई तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा, मुझे अब नहीं जीना, मेरी गलतियों को माफ कर देना। प्रीति के आसाब खींच गए।
उसने तड़प कर कहा, नहीं दादा, आप नीचे आ जाइए। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। रामदास ने पक्का वादा लेने के लिए कहा, मेरी कसम खाकर कहो कि बदलोगी तो नहीं। प्रिया ने मजबूरी में कहा, मुझे आपकी कसम दादा, मैं नहीं बदल लूंगी। इसके बाद रामदास नीचे आ गए। उनकी आंखों में एक जबरदस्त फतह और खुशी की चमक थी। वह दोनों वहां से घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही रामदास ने प्रीति को उसका वादा याद दिलाया। अब उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। रामदास बोले, प्रीति, तू बहुत प्यारी लगती है। तेरी यह जवानी सच में कमाल की है। इसमें मेरी क्या गलती है? तुझे देखकर तो कोई भी बहक जाए। अपना वादा पूरा कर। प्रीति यह सुनकर दंग रह गई। उसने कड़ी आवाज में कहा, दादा, ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। रामदास जिद्दी अंदाज में बोले, प्रीति, मैंने गलत क्या कह दिया? मुझे अपना समझ और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। इसमें क्या बुरा है, वरना मैं मर जाऊंगा। प्रीति ने पहले प्यार से समझाया, यह सब गलत है दादा, आप मेरे दादा हैं। आप जो मांग रहे हैं वह गुनाह है। लेकिन दादा ने कहा, तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कसम खाई है तूने, अपने दादा को खुश करने में क्यों हिचकिचा रही हो? जब पानी सिर से गुजर गया तो प्रीति ने सीधा और सख्त जवाब दिया, दादा अपनी हद में रहे। मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगी, चाहे आप कितनी भी जिद कर लें। इस पर दादा उसे और बहकाने लगा। रामदास ने फिर उसे बहकाने की कोशिश की। हरी पगली, तू तो बहाने बना रही है। तू जानती नहीं कि जवानी के मजे बड़े अजीब होते हैं। प्रीति ने फौरन जवाब दिया, दादाजी, वो मजामजा नहीं बल्कि सजा बन जाता है जिसमें इंसान की इज्जत खाक में मिल जाए। रामदास ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रीति 10 से मस ना हुई। कुछ दिन गुजरे। प्रीति के घर एक तकरीब थी। काफी मेहमान आ रहे थे। रामदास भी वहां पहुंच गया, लेकिन वह किसी और ही चक्कर में आया था। उसे गलत फहमी थी कि प्रीति उसे देखकर खुश हो जाएगी। वो बड़े शौकत से मुस्कुराता हुआ प्रीति के सामने गया, लेकिन प्रीति ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। रामदास ने प्रीति को आवाज दी, लेकिन प्रीति ने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे सुना ही ना हो। यह देखकर रामदास का पारा चढ़ गया। वो खुद चलकर प्रीति के करीब गया और धीरे से कान में जहरीले लहजे में बोला, ज्यादा नखरे मत दिखा, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सारी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। यह सुनते ही प्रिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो शदीद टेंशन और खौफ में मुब्तला हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तकरीब में मौजूद प्रीति की एक समझदार सहेली ने महसूस कर लिया कि प्रीति किसी बड़ी परेशानी में है। वो प्रीति का हाथ पकड़कर उसे अंदर कमरे में ले गई और पूछा, प्रीति, बात क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे साफ साफ बताओ। प्रीति की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उसका सब्र टूट गया और उसने रोते हुए सिसकियां लेते हुए सहेली को रामदास की सारी करतूत और घटिया हरकतें बता दी। सहेली ने प्रीति को गले लगाया और हिम्मत देते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है प्रीति, गलती तुम्हारी नहीं उस बूढ़े की है।